हेलो एवरीवन। तो ये है आपका प्लस टू का सिलेबस। सीबीएसई का म्यूज़िक का जो एग्ज़ाम है वो है 4 मार्च को। तो ये इस वीडियो में मैं आपको सारे नोट्स वो हैं टॉपिक वाइज हर पर्टिकुलर टॉपिक के प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने वीडियो को या सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में आपके पास कुछ डेफिनेशंस और तालें आएंगी और बाकी जो है वो आपका सेकेंड वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपके पास आएगी वो है अलंकार की। तो अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सजाना। जिस प्रकार स्त्री अपने आप को गहनों आभूषणों से सजाती है, उसी प्रकार अलंकार संगीत के गहने हैं जो राग या स्वरों को सजाते हैं। अलंकार में स्वर नियमित क्रम में होता है। पंडित अहोबल के अनुसार क्रमवार स्वरों का समूह जो अच्छी तरह से गूंथा होता है अलंकार कहलाता है। अलंकार रियाज का वह सुदृढ़ माध्यम है जो संगीतिक शिक्षा को पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए संगीत के क्षेत्र में संगीतिक शिक्षा का प्रारंभ अलंकारों के रियाज द्वारा ही शुरू किया जाता है। अलंकारों को पलटा भी कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, आरोह और अवरोह। ये हम लोग गाते हैं। आरोह का मतलब हो गया स्वरों का चढ़ता क्रम और अवरोह का अर्थ हो गया स्वरों का उतरता क्रम। अब अलंकारों के 4 प्रकार हो सकते हैं: सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और मेरुखट अलंकार। आप इनके एग्जाम्पल साथ में दे सकते हैं जो मैंने आपको दी है। इनको एक्सप्लेन ना करें, सिर्फ आप इनकी एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा। आगे आएगा भरत के अनुसार अलंकार स्थायी आरोही अवरोही संचारी वर्णों पर आधारित है। शारंगदेव ने 63 अलंकार माने हैं, मतंग और भरत ने 33 माने हैं, पंडित अहोबल ने 68। इसी प्रकार सभी विद्वानों ने अलंकारों की भिन्न भिन्न संख्या जो है वो मानी है। अब हम बात करेंगे अलंकारों के लाभ के बारे में। पहला ये है कि इससे स्वर ज्ञान और लय ज्ञान होता है। गायन में गाने की तैयारी में लाभदायक सिद्ध होता है। इससे कल्पना शक्ति बढ़ती है। भिन्न भिन्न लय कार्यों का अभ्यास सरल हो जाता है। इससे राग को सजाने में सहायता मिलती है और सुंदर तानों से राग में अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आपके पास अलंकारों की कंप्लीट नोट्स, क्योंकि ये आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर आएगा तो इसके साथ कोई एक और डेफिनेशन ज़रूर आएगी, तो उस हिसाब से ये इतना आपके लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कर्ण पे। गाते अथवा बजाते समय किसी एक स्वर से दूसरे स्वर को स्पर्श करके भी गाया बजाया जाता है। इस क्रिया में ये दूसरा स्वर कर्ण स्वर कहलाता है। कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर अथवा ग्रेस नोट भी कहा जाता है। यानी कि जब एक स्वर से दूसरे स्वर का टच किया जाता है तो दूसरे स्वर को हम लोग जब एक स्वर पे दूसरे स्वर का कर्ण लेके हम लोग वापस आते हैं तो उसे बोलते हैं कर्ण स्वर। गाते अथवा बजाते समय गा स्वर पर माँ का स्पर्श देने से माँ स्वर कर्ण स्वर कहलाएगा। स्वर लिपि में लिखते समय कर्ण स्वर को मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। ये उसकी एग्जाम्पल हो गई कि आपके पास कि कर्ण स्वर को किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर कर्ण के रूप में माँ स्वर का प्रयोग किया जाता है। कर्ण के प्रयोग से मूल स्वर उच्चारण अधिक आकर्षित बन जाता है। दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति में संगीत लगाने का ढंग ऐसा है कि प्रत्येक स्वर के साथ कर्ण का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी अथवा दक्षिणी संगीत पद्धति में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहीं कहीं कर्ण स्वरों के प्रयोग से गायन वादन अधिक आकर्षक बन जाता है। कर्ण स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक हो गया पूर्व लगन कर्ण और एक हो गया अनुलगन कर्ण। आपको ये बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देके इसकी डेफिनेशन जो है वो पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मुर्की पे। मुर्की गाने की एक विशेष क्रिया का नाम है। गाते समय जब गायक कर्ण खटका मुर्की गमक आदि क्रियाओं से सुसज्जित करके गायन प्रस्तुत करता है तो गायन में निखार पैदा होता है। ये जो आपने ये लाइन जो है ये आप लोग कर्ण खटका मुर्की मीड़ किसी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्रियाएं जो है ये सुंदर निखार पैदा करने के लिए यूज़ की जाती हैं। गायन में जब 3 स्वरों को शीघ्रता से परंतु कोमलता पूर्वक उच्चारण किया जाता है तो ये मुर्की की क्रिया कहलाती है। मुर्की की क्रिया में मूल स्वर के ऊपर 2 अलंकारिक स्वर लिए जाते हैं। इन अलंकारिक स्वरों को बड़ी शीघ्रता पूर्वक आकार के रूप में स्वरों के साथ उच्चारण किया जाता है। ये फिर से आपकी एग्जाम्पल जो शॉर्ट में आपको आ सकता है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं मुर्की को। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है कि मुर्की की क्रिया में यदि सा कहना हो तब शीघ्रता पूर्वक आकार में गारेसा कहा जाएगा।
ठुमरी व टप्पा गायन शैलियों में मुर्की की क्रिया बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। मुर्की की क्रिया करने के लिए गले को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है। मुर्की, कृंतन, जमजमा आदि क्रियाएं वास्तव में प्राचीन गमक के ही प्रकार हैं। ये हो गया आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हम लोग चलेंगे खटका पे। खटका भी मुर्की की भांति गले की एक विशेष क्रिया का नाम है। खटका तथा मुर्की क्रियाएं प्राचीन गमक के ही प्रकार हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वतंत्र नाम दिए गए हैं। खटका की क्रिया में मूल स्वर को उस स्वर के पश्चात और पूर्व वाले स्वरों का कण देकर शीघ्रता पूर्वक गाया जाता है। उदाहरण के लिए पा स्वर का खटका दिखाना हो तो पहले पा के आगे का स्वर, यानी कि आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है धा पा मा पा, यानी कि अगर आपने पा का खटका दिखाना है, पहले आगे वाला स्वर, फिर पा, फिर पीछे वाला स्वर और फिर वो मूल स्वर लिया जाएगा। ठीक है, धा पा मा पा, ये हो गया आपका खटका लेने की क्रिया के खटके को हम लोग कैसे ले सकते हैं। स्वरों को इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक गाया जाता है कि ये हरकत सुनने में बड़ी मधुर एवं आनंददायक प्रतीक होती है। जिस स्वर पर खटका लेना हो उसे स्वरलिपि पद्धति में लिखने के लिए ऐसे 2 ब्रैकेट्स में आप लोग डालेंगे तो ये पता लग जाएगा कि हमने खटका दिखाना है किसी स्वर पे। खटका की क्रिया करने के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये क्रिया बड़ी सावधानी पूर्वक और उचित स्थान पर ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास आएगी वो है मींड की। मींड गाने अथवा बजाने की क्रिया का नाम है। जब हम किसी एक स्वर की ध्वनि को बिना खंडित किए दूसरे स्वर तक पहुंचते हैं तो ये क्रिया संगीतिक शब्दावली में मींड कहलाती है। यानी कि जब आप एक स्वर से दूसरे स्वर के पर जाते हैं, बीच वाले स्वरों को बिना खराब किए, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मींड। मींड का प्रयोग गायन वादन में बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए जब हम मींड, एक्चुअल में ये तरीका है मींड लिखने का। अगर आपने किसी भी स्वर से मींड लिखनी है, ठीक है, तो आप ये वहाँ पे निशान डालेंगे। यहाँ पर पा से सा तक की मींड दिखाई गई है। इसको गाते समय पा से सा तक इस कोमलता से गाया जाता है कि बीच वाले स्वर धा और नी ध्वनि को बिना खंडित किए ही लिए जाएं। मींड की क्रिया 2 प्रकार से की जाती है, अनुलोम मींड और विलोम मींड। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे गमक पे। जो डेफिनेशन आपके पास आएगी वो आएगी गमक की। तो गमक का अर्थ है चलना। गमक को प्राचीन संगीत में प्राचीन समय से ही महत्व दिया जाता रहा है। प्राचीन विद्वानों के अनुसार गमक के कारण ही संगीत में रंजकता उत्पन्न हुई है। स्वरों को विशिष्ट प्रकार से हिलाने की क्रिया को गमक कहते हैं। अर्थात गमक एक विशेष प्रकार के स्वरों के कंपन को कहते हैं, जिसके प्रयोग से श्रोताओं के मन में सुख उत्पन्न होता है। आधुनिक समय में गमक शब्द का प्रयोग विशेष प्रकार से स्वर के आंदोलन से किया जाता है। गमक के प्रकार हैं आपके पास 15: कंपित, स्फुरित, आहत, आंदोलित, पल्लवित, उल्लासित, त्रिभिन्न, तिरिपित, तिरिप, वलित, हुम्फित, लीन, मुद्रित, कुरुला, नामित और मिश्रित। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है ग्राम और मूर्छना। तो ग्राम शब्द समूहवाची है। स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने ग्राम की परिभाषा दी है। ग्राम उस स्वर व्यवस्था को कहा जाएगा जिसमें 7 स्वरों की तथा 22 श्रुतियों की एक विशिष्ट व्यवस्था हो और जो मूर्छना को आश्रय बने। तो बेसिकली ये आपकी होगी ग्राम की डेफिनेशन। या फिर साधारण शब्दों में ग्राम का अर्थ है गांव। जिस प्रकार किसी गांव में विभिन्न परिवारों का समूह होता है, उसी प्रकार संगीतिक ग्राम में श्रुतियों व 7 स्वरों का समूह होता है। संगीत में जब परस्पर संवाद स्थापित किए जाते हैं तो ग्राम का निर्माण होता है। ग्राम हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इनमें से सिर्फ षडज ग्राम और मध्यम ग्राम ही जो है वो प्रचार अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जो गंधार ग्राम है वो गाया नहीं जाता। ठीक है, तो जो ग्राम है उनके कुछ रूल्स हैं, तो हम लोग पहले वो पढ़ लेंगे कि जो पहला स्वर ग्राम में होगा वो चतुश्रुतिक होगा। चतुश्रुतिक मतलब वो 4 श्रुतियों का, उसमें अंतर जो है वो 4 श्रुतियों का होगा। दूसरा स्वर हमेशा त्रिश्रुतिक होगा। 3 श्रुतियों वाला दूसरा स्वर होगा और दोनों स्वरों में हमेशा 9 या 13 श्रुति का अंतर होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं षडज ग्राम पे। षडज ग्राम की श्रुति व्यवस्था है जो वैसी ही रहेगी: 3 4 3 2 4 4 3 2। स्वर आगे हमारे पास सारेगामा पाधानी, वही स्वर। इसके अलावा हमारे पास 2 स्वर और आएंगे, अंतरगा और काकली निषाद। संवाद इसमें बनेंगे सा पा के, सा मा, सा और अंतरगा, और 9 तारों वाली वीणा पे इसका जो है वो प्रयोग जो है वो ग्राम का किया गया। तो ये है आपके पास षडज ग्राम।
तो षड्ज में क्या है आपके पास, आप अगर ये टेबल याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले आएगा सा, फिर उसके बाद सा और माँ के भाव से आपके पास जो स्वर निकला वो निकला मध्यम, ऊपर मैंने स्वर लिखे हुए हैं। फिर सा और पा के भाव से या संवाद से हमारे पास स्वर निकला पंचम। फिर हमने माँ को सा मान के नेक्स्ट संवाद बनाया सा माँ भाव से, आरोह करने से स्वर हमारे पास निकला निषाद। मैंने ऊपर इसीलिए स्वर लिखे हैं ताकि आपको इजीली जो है वो आइडिया हो जाए। फिर यहीं से सा और माँ के भाव से संवाद से अवरोह करने से हमें हमारे पास स्वर जो निकल के आया है वो निकल के आया है गा। आप ऐसे थोड़ा सा एरो डाल दीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहीं से यानी कि गंधार से सा और अंतर गा के संवाद से हमारे पास जो स्वर निकला वो निकला धैवत। ये वैसे तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, लेकिन आप क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आप कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा एरो, तो ये यहाँ तक आपके पास आ गया। अंतर गा के संवाद से हमारे पास बना जो स्वर वो बना धैवत। ठीक है, ये आप थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कटिंग किया है। उसके बाद इसी को सा मान के जब हमने नेक्स्ट संवाद बनाया सा और मध्यम का, तो और हमारे पास जो स्वर अवरोह करने से निकला वो निकला रे। ठीक है, यहाँ पे आप फिर एक ऐसे लाइन लगा दीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सा और अंतर्गा के संवाद से ये हमारे पास निकल के आ गया अंतर गंधार। यहाँ पे मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि आप लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बना अंतर गंधार। नेक्स्ट आएगा आपके पास यहीं से सा और पा के संवाद से हमारे पास जो लास्ट स्वर निकल के आएगा वो आपके पास आएगा सा, और पा के भाव से आपके पास जो स्वर निकल के आएगा वो आएगा काकली निषाद। इस प्रकार जो आपके 9 स्वर हैं वो उनका संवाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो षड्ज ग्राम का एक टेबल है वो आपको आप पेपर में ये लिख के आइएगा क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। वैसे तो देखिए आपके क्लास के हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब सिलेबस में है तो आपको ये करना ही मध्यम ग्राम के कुछ रूल्स हैं जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं कि मध्यम ग्राम में जो पा है वो 3 श्रुति का रह जाता है और जो धैवत है वो चतुश्रुतिक बन जाता है, क्योंकि ग्राम का रूल है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहला स्वर होगा वो हमेशा क्या होगा आपके पास 4 श्रुति वाला, और जो दूसरा स्वर है वो आपके पास क्या होगा 3 श्रुति वाला। इसीलिए मध्यम ग्राम में ये रूल अप्लाई होता है कि जो पहला स्वर है वो चतुश्रुतिक है यहाँ पे, क्योंकि मध्यम ग्राम है, माँ से हम लोग शुरू करेंगे, और सेकंड स्वर जो है आपके पास वो त्रिश्रुतिक बन जाएगा क्योंकि ये मध्यम ग्राम का रूल है। इसीलिए इसमें पंचम जो है वो 3 श्रुति का रह जाता है, और जो धैवत है वो फिर आगे 4 श्रुति का बन जाता है। पहला स्वर आपके पास आया मध्यम। ठीक है, उसके बाद सा और माँ के भाव से संवाद से आरोह करने पे हम लोगों को स्वर मिला नी। ठीक है, उसके बाद इसी को सा मान के सा और माँ के भाव से जो नेक्स्ट स्वर आपको मिलेगा वो मिलेगा गंधार। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ से सा और पा के भाव से अगर हम लोग आरोह करेंगे तो हम लोगों के पास स्वर जो आएगा वो आएगा सा। फिर उसके बाद सा से यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि सा और अंतर गंधार के भाव से आरोह करने पे हम लोगों को जो स्वर मिला है वो मिला है अंतर गंधार। ठीक है, ये लाइंस आप ऐसे ऐसे लगा लीजिएगा जैसे जैसे मैंने आपको बोला है, क्योंकि ये धैवत है तो स्वर हमारे पास निकल के आया धैवत। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे स्वर जो है वो मेंशन किया है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा सा और माँ के भाव से जो स्वर आपके पास निकल के आएगा वो आएगा रे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सा माँ भाव, आरोह करने से हमारे पास स्वर क्या निकला ऋषभ। ठीक है, ये फिर से आपको ये से लाइंस लगानी पड़ेंगी, अभी थोड़ी टेढ़ी हो गई है मेरे से। तो ये हो गया आपके पास नेक्स्ट संवाद। फिर अवरोह करने से आपके पास स्वर निकला पंचम, क्योंकि यहाँ पे मैंने पंचम लिख रखा है, ये आप फिर ऐसे लाइन लगा दीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिएगा सा और अंतर्गंधार के भाव से आपको स्वर क्या मिला है अंतर्गंधार। ये यहाँ पे आएगा आपके पास अंतर्गंधार। और फिर उसके बाद यहाँ पे अवरोह करने से आपको सामा भाव से मिला है काकली निषाद। यहाँ पे आपके पास आएगा
अवरोह करने से आपके पास स्वर कौन सा आया है, काकली निषाद। तो जो मध्यम ग्राम का बेसिक रूल है वो ये है, ठीक है। इसमें जो सॉरी ये तो गंधार ग्राम के मैंने श्रुति स्वर बताए हैं, श्रुति की क्या पोजीशंस है। लेकिन ग्राम का रूल है कि फर्स्ट नोट जो है हमेशा वो 4 श्रुति वाला होगा और जो सेकंड है वो हमेशा त्रिश्रुति 3 श्रुतियों का होगा। इसीलिए मध्यम ग्राम में जो पंचम है वो हमेशा 3 श्रुति का रह जाता है, जबकि पंचम की जो एक्चुअल श्रुतियाँ हैं वो 4 हैं, ठीक है। इसीलिए ये रूल यहाँ पे चेंज होता है और जो पंचम है वो यहाँ पे 3 श्रुति का रह जाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास टॉपिक आएगा मूर्छना का। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है जिसका अर्थ है मोह, ठीक है, आभार, चमकना या व्यक्त। महर्षि भरत ने 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहा है। वास्तव में स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करने पर मूर्छना बनती है, ग्राम से ही मूर्छना बनती है। सो बेसिकली ग्राम का मूर्छना का आधार क्या है, ग्राम। यदि हम ग्राम के 7 स्वरों को आरोह अवरोह करें तो मूर्छना की प्राप्ति होती है। ये होगी आपके पास मूर्छना की डेफिनेशन। फिर हम लोग चलेंगे मूर्छना के प्रकार पे। मूर्छना के हमारे पास 4 प्रकार होते हैं, शुद्धा, सांतरा, काकली संहिता और अंतरकाकली संहिता, ठीक है। ये आपके पास हो गए मूर्छना के 4 प्रकार। हर ग्राम के प्रत्येक स्वर को आरंभिक स्वर मानकर आरोह अवरोह करने से मूर्छना बनती है। इस प्रकार दोनों ग्रामों को 7 + 7 होगी आपके पास 14 मूर्छनाएं, ठीक है। आरोह अवरोह क्योंकि 7 हमारे पास स्वर हैं तो 7 स्वरों के एक एक मूर्छना करने पे हम लोगों के पास एक उसमें से बनेंगे हमारे पास ग्राम में से 7। तो ये टोटल आपके पास होगी, अगर हम लोग इन चारों प्रकार के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल मूर्छनाएं कितनी बनती हैं, 56। ये आपको शॉर्ट में आ सकता है कि मूर्छनाओं के प्रकार कितने हैं। अब हम लोग चलते हैं षड्ज ग्राम की मूर्छना पे। हम लोगों को पता है कि जो मूर्छना की श्रुतियों की व्यवस्था है वो है 4 3 2 4 4 3 2, यानी कि सा की 4, रे की 3, गा की 2, मा की 4, पा की 4, धा की 3 और नी की 2 श्रुतियाँ व्यवस्था, ये 2 श्रुति हैं। इनके बस नाम है हम लोगों ने वो याद करने हैं। यहाँ पे आएगा उत्तर मंद्रा, ये हो गया आपके पास पहली मूर्छना का नाम उत्तर मंद्रा, सिंपल है। उसके बाद इसका आप पीछे से स्वर ले लेंगे, नी सा रे गा मा पा धा नी सा। पैटर्न वही रहेगा 4 3 2 4 4 3 2। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इनकी जो श्रुति व्यवस्था है पर्टिकुलर स्वर की वो आपको जो है वो याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ईजी है करना, क्योंकि देखिए मैं एक एक स्वर पीछे आई हूँ, धा नी सा रे गा मा पा, ठीक है। इसमें क्या आया अब आपके पास, धा की 3 श्रुतियाँ होती हैं, नी की 2, सा की 4, रे गा मा पा। सेम वही पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ श्रुतियों के नाम लिख रही हूँ, बाकी इसमें सब बहुत करना इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको श्रुति व्यवस्था है या स्वरों की श्रुति की संख्या जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट आपके पास आएगा अभिरुद्रगता। मैं नाम बोल देती हूँ एक बार इनके, उत्तर मंदरा, रजनी, उत्तर रायता, षुरषरजा, मस्त्रिकिता, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्र गता। अब ये है आपके पास मध्यम ग्राम की मूर्छना। इसमें क्या है, क्योंकि हर जो मूर्छना है, क्योंकि ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है इसलिए मध्यम से स्टार्ट होगी। तो मध्यम से स्टार्ट होने की वजह से मा पा धा नी सा रे गा, आपने सिर्फ फर्स्ट वाले का जो है वो याद रखना है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मध्यम ग्राम का रूल ये है, या ग्राम का रूल ये है कि जो पहला स्वर है उसकी जो श्रुति है वो चतुश्रुतिक होगा और जो दूसरा स्वर है वो है त्रिश्रुतिक। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि मध्यम की श्रुति है 4 और पंचम की श्रुतियां हैं 4, लेकिन क्योंकि ये मध्यम ग्राम है इसीलिए इसमें पंचम की श्रुतियां 3 रह जाएंगी और एक जो है वो धैवत को चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए मध्यम ग्राम में या मध्यम उसमें पा की श्रुतियाँ 3 रह जाती हैं और धैवत की 4 हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर से हम लोग अवरोह करना शुरू कर दिया, गा मा पा धा नी सा रे गा, रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन क्या है, श्रुतियों की संख्या वही रह रही है, आप ये चेक कीजिएगा। अगर आपने ऐसे याद करना है तो आप एज इट इज़ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मूर्छना की जो हमारे पास लक्षण है वो मैं आपको बताती हूँ। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है क्योंकि ग्राम के स्वरों को आरोह अवरोह करने पर ही मूर्छनाओं की प्राप्ति होती है। मूर्छना में स्वर क्रम अनुसार होते हैं। मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है, अर्थात मूर्छना में 7 स्वर होने चाहिए। षाडव तथा औडव रूप को तान की संज्ञा दी जाती है। मूर्छना जिस स्वर से आरंभ होती है उसी स्वर पर खत्म जो है वो आके हो जाती है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रूपक ताल पे। हाफ टॉपिक मैं आपको इसमें बता दूंगी, हाफ नेक्स्ट में। अब रूपक ताल 7 मात्रा का ताल है। इसके 3-2-2 मात्रा के 3 विभाग होते हैं। अगर आप लोग साथ में ये देखेंगे, पहली मात्रा पर सम और खाली है, चौथी और छठी मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ये एक ही ऐसा ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली है। रूपक ताल तबले का ताल है। इसका प्रयोग अधिकतर उप शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों के साथ होता है। गीत, गज़ल, भजन, शबद इत्यादि के साथ इस ताल की संगति बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें क्या है, बेसिकली आप लोग क्या लिखोगे कि रूपक ताल 7 मात्रा का ताल है। इसके 3-2-2 मात्रा के 3 विभाग हैं। इसको मैंने 3 उसमें डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, विभाग हो गए इसके। ठीक है। इसकी पहली मात्रा पर सम और खाली है, चौथी और छठी मात्रा पर ताली है। लिखना बहुत आसान है, आप इसके बोल याद करेंगे, ती ती ना धी ना धी ना। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसकी एक गुण। लेकिन इसकी दुगुन करनी है क्योंकि वो पेपर में आपको आएगी। तो आप कैसे करोगे, आप 2-2 मात्रा को एक के नीचे डाल दोगे। ये मैंने कर दिया, ती ती ना धी, फिर उसके बाद ना धी। ठीक है, ती ती ना धी, क्या बचा, ना। एक आवर्तन आपका पूरा हो गया। फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगी, ती ती ना धी ना धी ना। इसी वे में आप लोग तिगुन और चौगुन भी लिख सकते हैं। बेसिकली आप दो दो एक उसमें 2-2 मात्रा जो है वो ऐड कर देंगे तो ये आपकी जो दुगुन है वो बन जाएगी।